बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात की। जो किसी भी पीरियोडिक टेबल में या हमारे इस पीरियोडिक टेबल में हमें नजर आ रही थी, और तमाम प्रॉपर्टीज की बुनियादी वजह एटॉमिक रेडियस बन के सामने आया, या एटॉमिक रेडियस कह लीजिए या एटॉमिक साइज कह लीजिए। इसने बताया कि साइज ऑफ एटम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, जिससे तमाम तर प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो इसी के ऊपर रिलाई करती है। यानी मेटल या नॉन मेटल का बनना भी एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात हमारे कल के डिस्कशन में। अच्छा, आज जो पहली प्रॉपर्टी आपने जानी वो क्या, द एलिमेंट दैट इज अ मेटल that can make or produce a base or alkali। अच्छा, बेस और अल्कली के बारे में दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के अंदर। एसिड और बेस, ये अलग ही क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको हम किसी और टॉपिक के अंदर पढ़ ही नहीं सकते अनलेस वी आर पर्टिकुलरली स्टडिंग अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिस कौन है? जो मेटल से बनते हैं। एसिड्स कौन है? जो नॉन मेटल से बनते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि एलिमेंट जो मेटल है ये एक बेस बना सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ग्रुप 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स मेटल होते हैं, यानी ग्रुप 1, 2 और 3 बेस बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसको देखो 4, 5, 6, 7 और 0 ग्रुप, इसको 8 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। इसको 8 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। ठीक, मेटल दैट कैन प्रोड्यूस एसिड बेस और अल्कली, ये मेटल होंगे। और वो एलिमेंट, दोस एलिमेंट्स that are non-metal can produce acids। अब अगर मैं ये देखूं कि मेटालिक टेंडेंसीज डिक्रीज हो रही हैं, ये देखो एरो का साइज थिन होता जा रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेटालिक एबिलिटीज आर डिक्रीजिंग। और अगर मैं इस एरो को इस तरह से बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ नॉन मेटालिक एबिलिटीज are increasing। सर ये किस, यानी लिथियम एक अच्छा मेटल है, फ्लोरीन एक अच्छा नॉन मेटल है, तो मैं इस बात को इस तरह से भी तो कह सकता हूँ कि फ्लोरीन बहुत अच्छा मेटल, और सॉरी लिथियम बहुत अच्छा मेटल और फ्लोरीन बहुत ख़राब मेटल है। और इसके वाइस वर्सा मैं यूं भी कह सकता हूँ, वालेकुम सलाम, मैं यूं भी कह सकता हूँ
कि फ्लोरीन बहुत अच्छा नॉन मेटल और लिथियम बहुत खराब नॉन मेटल है, यानी इट्स नॉट दैट गुड जितना फ्लोरीन अच्छा नॉन मेटल है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जो काम मेटेलिक एबिलिटीज के साथ हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ इफ मेटेलिक एबिलिटीज आर डिक्रीजिंग देन बेसिक कैरेक्टर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, क्योंकि मेटल ही हैं जो बेस बनाते हैं, इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। और अगर मैं ये कह रहा हूँ नॉन मेटेलिक एबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ एसिडिक बिहेवियर और properties are increasing। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा अब देखो, जो बात मुझे तुम्हें सिखानी है वही है, दोबारा से पीरियोडिक टेबल सर आप दोबारा क्यों बना रहे हैं, there must be some reason behind। ये देखो, मुझे पता है कि ये सॉरी ये लिथियम है, मुझे पता है कि ये फ्लोरीन है। Down the group, metals are getting better. You remember that? Metals are getting better. यानी getting better. Whereas non-metals are getting weaker. मैं ये कह सकता हूँ अगर मेटालिक कैरेक्टर इम्प्रूव हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इज इंक्रीजिंग। और अगर डाउन द ग्रुप मेटल वीक हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ एसिडिक कैरेक्टर is decreasing। अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बेस्ट एसिड कौन बना पाएगा, फ्लोरीन। और बेस्ट बेस कौन बना पाएगा, सीसीएम। यानी ये दो बेस्ट और बेस्ट का रिलेशन हो गया, दिस इज द बेस्ट नॉन मेटल और बेस्ट एसिड प्रोड्यूसर, और ये हो गया बेस्ट मेटल। बस इस तरह से एनालाइज करना तुम सीख लो, मेरा काम पूरा हो जाएगा। बेस्ट बेस और अल्कली बनाने वाला। ओके तो सर ये बेस्ट तो इसका मतलब है इस ग्रुप का वर्स्ट एसिड कौन है, एस्टेटीन या आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन। तो सबसे बुरा एसिड कौन होगा, एस्टेटीन। लिथियम अपने पीरियड का बेस्ट, हमने कहा था कि अगर इस रॉ को देखेंगे, इस रॉ में बेस्ट कौन था, लिथियम, सबसे बेस्ट मेटल। लेकिन इस कॉलम में सबसे बेस्ट कौन है, जिसकी अट्रैक्शन और भी कम है। ठीक है, याद आया तुम्हें, आई होप याद आ गया होगा। कल की वीडियो दोबारा देख लेना, इट्स ऑन यूट्यूब। ओके नाउ मैंने दोनों बेस्ट बेस्ट के रिलेशन तुम्हें दिखा दिए। अब जरा देखो, अगर ये बेसिक है, ये एसिडिक है, देयर इज सम रीजन, ये रीजन पीरियोडिक टेबल में है, ये किस रीजन होगी, एम्फोटेरिक रीजन। एम्फोटेरिक, अच्छा
एक बात ऑनेस्टी से बताओ सब लोग, कितने बच्चों ने ये लफ्ज एम्फोटेरिक कभी सुना है? यस और नो लिखना चैट बॉक्स में, वर्ड एम्फोटेरिक। हुनैन ने सुना है, सरीना ने नहीं सुना, और रुमान ने नहीं सुना, ईशा ने सुना है, साद ने नहीं सुना, और हारिस साहब जरा हाथ कंट्रोल में रखिए बेटा। जी, और यजान ने नहीं सुना, नहीं सुना है। और किसने सुना है, किसने नहीं सुना? असरा ने भी नहीं सुना, खुबैब ने सुना है, आशिम ने नहीं सुना, हारिस ने नहीं सुना, और किसने नहीं सुना? अच्छा, जिसने सुना है अब ये बताओ कितने बच्चों को इसकी मीनिंग पता है? सब लोग ईमानदारी से सच बोलेंगे, अपने डॉक्टर से, अपने वकील से और अपने टीचर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। हाँ, मतलब पता है? क्विक आंसर्स। चलो शाबाश, शीशे को पता है, और यजान को स्लाइटली याद है, मतलब उसको एम का मतलब पता है, फोटेरिक का नहीं पता, हारिस को नहीं पता, और असरा को पता है, आशिर को पता है, नहीं पता। चलो नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आप बताएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करूँगा, ताकि आप लोग। ओके ओके ओके। नो, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? जब भी एम्फोटेरिक की टर्म आती है ना, तो आमतौर पे एग्जाम में जो टर्म यूज़ करता है ना, वो क्या होता है जरा से देखो। वो टर्म होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सी टर्म होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये यानी एम्फोटेरिक जो भी होंगे, फर्स्ट करो जिंक है इधर, एल्यूमिनियम है इधर, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? एम्फोटेरिक नेचर के। शाबाश ईशा, वंडरफुल आंसर। इसका मतलब क्या है? दे आर डुअल नेचर्ड कंपाउंड, डुअल नेचर्ड कंपाउंड्स और ऑक्साइड्स, ऑक्साइड, राइट। अब डुअल का मतलब क्या है? एसिड के सामने ये बेस बन के खड़े हो जाते हैं, और बेस के सामने एसिड बन के खड़े हो जाते हैं। कैन एक्ट लाइक एन एसिड और अ बेस, दोनों तरह से बिहेव करते हैं, राइट। या मैं यूं कह सकता हूं, दे कैन न्यूट्रलाइज बोथ, दैट इज एसिड और अल्कली। एसिड के सामने बेस बन के न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, बेस के सामने एसिड बन के न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, यानी ये डबल बिहेवियर वाले हैं, ठीक है जी। इनकी कॉमन एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो वो ऑक्साइड हैं जो फेमस हैं आपके सिलेबस में विद रेस्पेक्ट टू एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑलराइट जी, तो आपकी ये बात समझ में आई, दे कैन एक्ट लाइक एसिड और बेस बोथ, ठीक है। तो ये मैंने एक बात एम्फोटेरिक, तो देखो तुम
पीरियोडिक टेबल कितना खूबसूरती से अरेंज्ड है, राइट। लेड भी है, लेकिन लेड और टिन के बारे में हम ए लेवल्स में पढ़ते हैं। अभी जो दो याद रखनी है वो ये, लेड भी पहले था क्योंकि लेड पॉइजनस होता है, लेड ऑक्साइड, तो इसलिए वो सिलेबस से रिमूव हो गया। तो ये बात एग्जामिनर को भी पता होनी चाहिए, लिखने से तो पॉइजन नहीं फैलेगा ना, लिखने की इजाजत दे देता वो, राइट जी। ना अच्छा, अब तुम देखो, ये बेसिक रीजन, ये एसिडिक रीजन, और इन दोनों के दरमियान की रीजन जो थी ना, वो एम्फोटेरिक की रीजन है। इतना खूबसूरती से अरेंज है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं, और अब मेरे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप प्रॉपर्टीज हैं। ग्रुप प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मेरे पास है ग्रुप 1। आई होप यू रिमेंबर, नंबर ऑफ ग्रुप represents the number of electron in the valence shell. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में रिप्रेजेंटेशन, वैलेंस शेल के सिर्फ आखिरी शेल, वैलेंस शेल का मतलब क्या है मैं बार बार बताता हूं, वैलेंस शेल का मतलब है लास्ट शेल। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये 6 एलिमेंट्स हैं। फ्रांसियम का डिस्कशन बहुत कम है, एक सवाल है इसके ऊपर, वो भी बहुत जनरलाइज सा। ये सारे मेटल्स, इन सबको मैं क्या कहता हूं? वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अब तुम ये बात तो जान चुके हो कि रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, राइट। और जैसे जैसे शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, अब अगर फर्ज करो मुझसे एग्जामिनर कहता है लिथियम की ड्राइंग बनाओ, आई डोंट केयर व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट शेल, मैं सिर्फ वैलेंस को बनाऊंगा। मुझे पता है सोडियम के पास, सोडियम कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। 1 2 3, आई डोंट केयर अबाउट इनर शेल्स, आई विल नॉट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, बट मुझे ये पता है कि इसके वैलेंस शेल में एक है। इफ आई एम आस्क्ड टू ड्रॉ पोटेशियम, 1 2 3 एंड 4, राइट, मैं सिर्फ फोर्थ शेल को बनाऊंगा। तो ये बातें, ये वेरी रिएक्टिव मेटल है, वेरी रिएक्टिव, right? Why? Because they have less number of electron in the valence shell. इसी तरह रुबिडियम बनाओगे तो 5 शेल्स बना लेना, ठीक है। तो ये मेरे पास रिएक्टिविटी इसी बेसिस के ऊपर मुझे इसकी जज करना। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, अब मैं स्टार्स के थ्रू पॉइंट शो कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो है इसमें है हमारे पास, वो क्या है? वो है ऑल्सो फेमस एज सॉफ्ट मेटल। इनको हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मेटल में, अच्छा सॉफ्ट क्यों कहते हैं? दे कैन बी कट बाय नाइफ, इवन आम सी छुरी से तुम इसको काट सकते हो। इवन वो जो बटर पेस्टर होता है ना, पेस्टर से भी तुम इसको काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। वरना तुम कैन यू थिंक ऑफ दिस थिंग फॉर आयरन? नहीं, आयरन को तो छुरी से नहीं काट सकते ना, तो इसीलिए दे आर फेमस एज सॉफ्ट मेटल। अच्छा जी, तीसरी बात है कि मैं बताऊं तुम्हें,
they are kept in oil. कौन से ऑयल? पैराफिन ऑयल में। इनको पैराफिन ऑयल के अंदर, पैराफिन ऑयल कोई भी ऑयल हो सकता है, ऑर्गेनिक ऑयल होता है, तो ऑर्गेनिक को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पैराफिन से। दे केप्ट इन ऑयल्स, इनको ऑयल में रखा जाता है। क्यों? कि अगर ये हवा में खुले रखे रहेंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे आर वेरी रिएक्टिव, as they can react with oxygen in air. हवा में दो कौन सी चीजें जिनसे रिएक्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन से और वाटर से ये रिएक्ट कर सकते हैं। They can react with oxygen और वाटर, दोनों में से किसी एक चीज से जिससे चाह, तो इसलिए मैं इनको खुला नहीं छोड़ सकता, इनको ऐसे नहीं रखे, इन्हें मुझे किसमें सबमर्ज करके, सबमर्ज भी नहीं बल्कि डिप्ट करके रखना पड़ेगा ऑयल में। ऑयल होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, वाटर मॉइस्चर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो जिससे ये बड़े अरसे के लिए स्टोर किए जा सकते होंगे, राइट? यू कैन इजीली स्टोर देम। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? ओके, साद अकबर साहब अपना कैमरा बंद कीजिए, थैंक यू। जब आपसे कहा जाए तब आप खोलेंगे, सब एक साथ खोलेंगे और सब एक साथ बंद करेंगे। एनीवेज, नाउ दे केप्ट इन पैराफिन ऑयल, थैंक यू। हाँ बेटा, बिल्कुल उसी तरह से। चौथी बात करते हैं, ये इसका ताल्लुक भी इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव, पहले तो ये लिख लें, 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये बात हमने मेंशन नहीं की है, बस वर्बली बता देती। 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी इनके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेकेंडली they have low melting and boiling point. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। लो कितने लो? दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में लो हैं, राइट? अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1750 है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत से बहुत 100 डिग्री है, तो कंपैरेटिवली मेटल्स के मुकाबले में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक तो लो है ही जनरली, and down the groove it decreases further. और नीचे जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट इनके डिक्रीज होते हैं, यानी लिथियम का ग्रेटर होगा सोडियम से, सोडियम का ग्रेटर होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का ग्रेटर होगा रुबीडियम से, रुबीडियम का ग्रेटर होगा फ्रांसियम से, सॉरी सीसियम से, पहले सीसियम में, बाद में फ्रांसियम में, और फ्रांसियम का सबसे कम होगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग। जबकि एक और फीचर की अगर मैं बात करूं, बट वाई मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मैं पहले तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट का रीजन समझा दूं। ये सारे लिथियम एटम हैं। हमने कहा था जितना लिथियम अपने पीरियड का सबसे बड़ा साइज रखता था, तो हमने कहा इसके दरमियान लीस्ट अट्रैक्शन है। ये लीस्ट अट्रैक्शन बिटवीन टू कैटाइंस भी है, लेकिन सोडियम को देखो, सोडियम का साइज और बड़ा है, तो इसकी अट्रैक्शन और डिक्रीज होगी। जितनी डिक्रीज अट्रैक्शन होगी, उतना कम टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद दे गेट सेपरेटेड
which is why I'm saying that they have low melting and boiling point and it decreases further, और नीचे जाते हुए ये मजीद कम होते चले जाते हैं. Is that making sense? यार साहब, अट्रैक्शन कम होने का फैक्टर है. रुबिडियम के बाद सीसियम. ओके, जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट एक छोटा सा है, उसके बाद फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत जरूरी है. नाउ they have low densities but down the groove it increases. इनकी वैसे तो लो डेंसिटीज हैं, लेकिन ग्रुप में नीचे जाते जाते, यानी सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? लिथियम की. और सबसे ग्रेटेस्ट डेंसिटी किसकी होगी? सीजियम की या फ्रांसियम की? लोएस्ट डेंसिटी, ग्रेटेस्ट डेंसिटी. ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास एक और बात हो गई. अच्छा जी, मैं ज़रा एक मरतबा पुरानी स्लाइड्स आपको दिखा दूं जिसकी आप इमेजेस पहले ले लीजिए. वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन आज मुझे 2 फ्रैक्शन में करनी पड़ेंगी क्योंकि मेरा गूगल अकाउंट, सॉरी जूम अकाउंट जो है ना, आज वो वाला जो पेड अकाउंट है वो मसला कर रहा है. उस दिन तो पूरी हो गई थी 1.25 घंटे की, लेकिन आज ये है कि 2 फ्रैक्शंस में करनी पड़ेंगी. तो यू बेटर टेक द स्क्रीनशॉट्स, पेज नंबर 1, so that you can make your notes. Page number 2, 3, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लो. पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5. और यहाँ से अब हम मज़ीद बात को आगे लेके जाएंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक. वेरी गुड इफ़ यू आर राइटिंग इट. दानियाल, तुमने लास्ट क्लास भी मिस की थी बेटा. बी वेरी केयरफुल अबाउट योर क्लासेस, बिकॉज तुमसे ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता है. राइट, यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी. तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी जो अहमियत, राइट. सो थैंक यू वेरी मच. अब आगे बात लेके चलते हैं दानियाल. आई होप यू आपकी बात समझ में आ गई होगी. नाउ अब बात है हमारे पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मैं ये पहला रिएक्शन इस सेशन के अंदर करूंगा. उसके बाद आपको दूसरा मीटिंग लिंक दिया जाएगा विच यू हैव टू ज्वाइन इन नो सेकेंड टाइम. जैसे ही लिंक मिले फौरन कनेक्ट कर देना. नाउ ग्रुप 1 metals explosively and rapidly. ये तो 2 फ्रेजेस हो गए. एंड बल्कि एक एंड को यहां से कम कर लेता हूं. एंड एक्सोथर्मिकली reacts with ऑक्सीजन. अब चाहे कोई भी हो, लिथियम ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. क्या बनाएगा? Li2O, राइट. सोडियम हुआ
तो वो भी यही करेगा और बिल्कुल एक ही अंदाज में करेगा। याद रखो एग्जामिनर बहुत तेज आदमी है, ये फीचर्स तो तुम्हें याद करने ही हैं, लेकिन वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछ रहा है। लिथियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो टाइप ऑफ कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा होगा प्रोडक्ट का, आयोनिक। तो तुम कह सकते हो लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ionic compound lithium oxide. Same case goes with sodium, same case goes with potassium, rubidium, cesium, francium, whatever. अच्छा, down the group heat release is increasing. यानी जितनी हीट लिथियम ने रिलीज की थी, लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम, तो सोडियम उससे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, पोटेशियम उससे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, रुबिडियम उससे ज्यादा हीट रिलीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप द रिलीज ऑफ हीट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे बात को लेके चलेंगे। ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन आल्सो प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स, जैसे लिथियम ऑक्साइड का बनना, सोडियम ऑक्साइड का बनना। तो दो फ्लेम तुम्हें याद रखने, सोडियम ऑक्साइड अपनी फॉर्मेशन के वक्त येलो फ्लेम देता है, जो सिलेबस में दो हैं तुम्हारे वो बता, और पोटेशियम ऑक्साइड लाइलैक फ्लेम देता। लाइलैक कौन सा कलर होता है, लाइट पर्पल कलर को लाइलैक कहते हैं, राइट, लाइट पर्पल इज लाइलैक, लाइट पर्पल। ठीक है जनाब, इस प्रॉपर्टी पे ये सेशन को एंड करते हैं। यू विल गेट अनदर लिंक आफ्टर 3 मिनट्स, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको कन्वर्ट करेगा, और फिर मैं एक सेशन 40 मिनट्स का और हम कंटिन्यू करेंगे। बी देयर क्विकली। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन 3 मिनट्स।